गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठों की पराजय के कारणों के ऊपर। वे क्या कारण रहे जिनके कारण भारत में अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध शक्तिशाली मराठे अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुए। इसमें सबसे पहला कारण आता है योग्य नेतृत्व। मराठों को प्रारंभ में पेशवा विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा माधवराव जैसे योग्य नेतृत्वकर्ताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ, किंतु बाद के मराठा सरदार और पेशवा उनकी इस महान विरासत को संभाल नहीं सके। मराठों की निरंकुश राज व्यवस्था में जैसा हम देखते हैं कि नेता की भूमिका मुख्य होती थी, ऐसे में अयोग्य पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा स्वार्थी और अपने दुष्कृत्यों के लिए प्रसिद्ध दौलतराव सिंधिया तथा अन्य तत्कालीन मराठा सरदारों ने अपने दुष्कर्मों के कारण महान मराठा साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। जनता पेशवा बाजीराव द्वितीय को एक हत्यारा समझती थी। ऐसे में उसने अपनी साख को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के साथ बसिन की संधि कर ली, जिस बसिन की संधि के कारण मराठों की स्वतंत्रता अंग्रेज़ों ने गिरवी रख ली। दौलतराव सिंधिया महान मराठा सरदार महाजी सिंधिया का उत्तराधिकारी था। वह आलसी और विलासी था। इस समय अन्य मराठा सरदार भी स्वार्थी और एक दूसरे के लिए कुचक्र चलाने में लगे रहते थे। महान मराठा इतिहासकार डॉक्टर जी.एस. सरदेसाई ने इन दोनों मराठा नेताओं के विषय में लिखा है कि इन दोनों नेताओं के दुष्कृत्यों से पूना दरबार तथा समाज का इतना नैतिक पतन हुआ कि किसी की भी जान, माल अथवा मान सुरक्षित नहीं रहा। उत्तर के सैनिक अभियानों में तो सिंधिया और होलकर आपस में झगड़ते रहे और दूसरी ओर अंग्रेज़ उनकी इस निर्बलता से भली भांति परिचित थे। अतः तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में तो अंग्रेज़ों ने भोसले, सिंधिया, होलकर व गायकवाड़ चारों को कहीं भी एक साथ लड़ने का अवसर ही नहीं दिया। संक्षेप में कहें तो योग्य एवं अनुभवी सेना नायकों के अभाव में मराठा साम्राज्य के ऊपर खतरा मंडराने लगा। उत्तम नेतृत्व का पूर्णतया अभाव आ चुका था। एक ओर जहां मराठा कैंप में महाजी सिंधिया, पेशवा माधवराव, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी होलकर जैसे नेता 1800 ईस्वी से पूर्व ही इस संसार से विदा ले चुके थे, वहीं दूसरी ओर कंपनी को बहुत ही उत्तम प्रकार के नेतृत्वकर्ता और सेना नायक प्राप्त हुए, जिनमें एल्फिंस्टन, जॉन मेलकम, कर्नल कॉलिंस, जॉनथन डंकन, आर्थर विलेजली, लॉर्ड लेक तथा रिचर्ड विलेजली जैसे सेना नायक प्राप्त हुए। दूसरा कारण है मराठा राज्य के स्वाभाविक दोष। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि मराठा राज्य में कुछ ऐसे स्वाभाविक दोष थे जिनके कारण से मराठा साम्राज्य लंबे समय तक चल ही नहीं सकता था। इनमें सबसे पहला मत आता है सर जदुनाथ सरकार का। जदुनाथ सरकार के अनुसार मराठा राज्य में कुछ ऐसे स्वाभाविक दोष थे कि उन्होंने किसी बड़े साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कभी भी सामुदायिक विकास, विद्या प्रसार, सांस्कृतिक विकास अथवा जनता के एकीकरण के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयत्न ही नहीं किया। सर जदुनाथ सरकार आगे लिखते हैं कि मराठों के राज्य के लोगों की एकता कृत्रिम तथा आकस्मिक थी। वास्तव में जनता को एक दूसरे से बांधे रखने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वह गुण मराठा राज्य की जनता में नहीं था और न ही
उसके नेतृत्वकर्ताओं ने इन गुणों के विकास के लिए कोई प्रयत्न किया। अतएव जिस धार्मिक राष्ट्र की भावना ने मुगल साम्राज्य के विघटन में विशेष भूमिका निभाई, वह मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ ही समाप्त हो गई। तीसरा कारण है एक स्थिर आर्थिक नीति का अभाव। मराठों की पराजय के कारणों पर चर्चा करने वाले या लिखने वाले विद्वानों का मत है कि मराठों के पास एक स्थिर आर्थिक नीति का अभाव था। नवीन राज्य या नए राज्य की स्थापना तथा उसके संचालन के लिए जो धन की परम आवश्यकता होती है, वह मराठों के पास नहीं थी। मराठों ने केवल लूट की ओर ही ध्यान दिया। उन्होंने सुव्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। बिना किसी सिद्धांत के वे विजित राज्यों से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करते रहते थे। इस चौथ व सरदेशमुखी के प्रश्न पर ही उनका मुगलों से संघर्ष चला और आगे चलकर राजपूत राजाओं से भी मनमुटाव हुआ। निसंदेह उन्हें यह अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान व प्रभुत्व विस्तार के लिए करना पड़ता था, पर इस धन वसूली से एक तरफ मराठा सरदार धनलोलुप हो गए, वहीं दूसरी ओर नरेश व उनकी आम जनता उनकी कटु निंदक बन गई। इसलिए राजपूत नरेशों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्हें कभी सैनिक सहायता नहीं दी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसके विपरीत उन्होंने अंग्रेज़ों की दास्तां में ही इनकी लूट से मुक्ति समझी। कई बार तो उन्हें धन की प्राप्ति के लिए ही उत्तर भारत पर आक्रमण करने पड़ते थे। कई बार धन की कमी के कारण वे अपने सैनिकों को वेतन भी नहीं दे पाते थे। जब तक मराठा साम्राज्य अपना विस्तार करता रहा, तब तक मराठा सरदार और सैनिकों को चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने के लिए नए नए प्रदेश प्राप्त होते रहे। लेकिन जैसे ही मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष की उच्चतम सीमा तक पहुंच गया, तो वहाँ पर ये सारे साधन जो हैं वो कम हो गए अथवा समाप्त हो गए। बाद के जो युद्ध थे उनके कारण भी देश की अर्थव्यवस्था और बिगड़ गई। उद्योग धंधे तथा विदेशी व्यापार का मराठा साम्राज्य में सर्वथा अभाव था। मराठा राज्य केवल सैनिक सेवा पर ही आधारित था। सैनिक सेवा ही उनका राष्ट्रीय उद्योग बन गया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ा। चौथा कारण है मराठा राजनीतिक व्यवस्था की दुर्बलताएं। मराठा साम्राज्य वास्तव में एक ढीला ढाला संघ था। अपने चरमोत्कर्ष काल में भी मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करता छत्रपति अथवा पेशवा अपने अधीनस्थ सरदारों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। पेशवा ने जब छत्रपति की शक्तियां संभाल ली तो अधीनस्थ सरदारों ने पेशवा की, अर्थात जब पेशवा ने छत्रपति की समस्त शक्तियां हस्तगत कर ली और अपने आप को छत्रपति या सर्वे सर्वा समझने लगा, ऐसे में उसके अधीनस्थ सरदार अपने आप को पेशवा से कम नहीं समझने लगे थे। पेशवा पुणे में रहता था और जबकि उसके सरदार अलग अलग स्थानों पर अपना अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित कर रहे थे। गायकवाड़, होलकर, सिंधिया तथा भोसले जैसे शक्तिशाली सरदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। जब तक पेशवा शक्तिशाली रहा, ये सरदार पेशवा के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे। लेकिन जैसे जैसे पेशवा की शक्ति का ह्रास होता चला गया, पेशवा निर्बल और धनलोलुप होता चला गया, ऐसे में ये सरदार भी उसके प्रति राजभक्ति केवल नाम मात्र की ही प्रदर्शित करने लगे। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात से ये सामंतशाही इकाइयाँ पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी तथा
इनमें आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष और ईर्ष्या जागृत हो गई थी। पांचवा कारण है दुर्बल सैन्य संगठन। यद्यपि व्यक्तिगत वीरता में मराठे किसी से कम नहीं थे, किंतु अंग्रेजी सैनिक संगठन अस्त्र शस्त्र, अनुशासन तथा नेतृत्व में ये अंग्रेज़ों से बहुत पीछे थे। अनेक युद्धों में मराठों के साथ विश्वासघात भी हुआ, जिसके कारण उनको बहुत हानि उठानी पड़ी। फोर्टेस्क्यू अपने अंग्रेज़ी सेना के इतिहास में लिखता है कि असाई के युद्ध में पोलम के तोपखाने ने अपने स्वामी को धोखा दिया। मराठे अपने यहाँ अंग्रेज़ों के समान सैनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए विभिन्न अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखते थे, किंतु ये धनलोलुप सेनापति केवल धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही मराठों के साथ रहते और आवश्यकता पड़ती उस समय मराठों का साथ छोड़कर चले जाते। फ्रांसीसी कमांडर मस्यू पैरो का मुख्य उद्देश्य भारत से धन ले जाना था। उसे मराठों ने अपने यहाँ नौकरी दी, किंतु दूसरे मराठा युद्ध से पहले ही उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसका उत्तराधिकारी मस्यू लुई बुर्किन पहले कलकत्ते में बावर्ची होता था। मराठों के ये लालची विदेशी सैनिक बहुत अच्छे सिद्ध नहीं हुए। मराठों ने समझा कि इनके बल पर वे अंग्रेज़ों से सैनिक टक्कर लेंगे, किंतु इन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया। मराठों में धन का अभाव भी था, जिसके कारण से वे स्थायी सेना रख पाने में समर्थ नहीं थे। वे अपने सैनिकों को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित भी नहीं कर पाए। अच्छी तोपों का उनकी सेना में सदा अभाव रहा। यदि तोपों के चलाने हेतु उन्होंने विदेशियों को रखा, लेकिन वे धोखा दे गए। मराठा सैनिकों में अनुशासन का तो पहले से ही अभाव था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उनकी सेना अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। तोपों और स्थायी सेना के अभाव में उन्हें अंग्रेज़ों के समक्ष हार का सामना करना पड़ा। छठा कारण है परंपरागत छापामार युद्ध प्रणाली का परित्याग। जिस समय मराठों ने मुगलों को परास्त किया और समस्त भारत में उनकी शक्ति का बोलबाला था, उस समय मराठे छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाते थे। औरंगज़ेब के विरुद्ध शिवाजी ने इसी युद्ध प्रणाली को अपनाया था, किंतु आगे चलकर जैसे ही उत्तर भारत में मराठों ने अपना प्रसार किया, उन्होंने इस छापामार युद्ध प्रणाली को छोड़ दिया। इस संबंध में अल्फ्रेड लॉयल ने अपनी पुस्तक राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में इसका समर्थन किया है। वे मराठों का गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को त्यागना एक महान भूल के रूप में मानते हैं कि ये मराठों की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अथवा छापामार युद्ध प्रणाली का परित्याग किया। सातवां कारण है अंग्रेज़ों की उत्तम कूटनीति। अंग्रेज़ मराठों से कई मायनों में बहुत आगे थे। द्वितीय मराठा युद्ध के समय में गायकवाड़ तथा दक्षिणी जागीरदारों को अंग्रेज़ों ने अपनी ओर मिला लिया। वहीं हम देखते हैं कि पेशवा बसिन की संधि से पूर्व ही उनकी ओर था। कूटनीतिक दावपेचों में अंग्रेज़ बहुत आगे थे। उन्होंने कभी भी समस्त मराठा सेना नायकों को एक साथ नहीं होने दिया। अपने इन्हीं कूटनीतिक गुणों के अभाव में मराठे अंग्रेज़ों से परास्त हुए।
आठवां कारण रहा उत्तम अंग्रेजी गुप्तचर व्यवस्था। अंग्रेज अधिकारी भारत के जिस किसी भी क्षेत्र से होकर गुजरते थे वे वहाँ की समस्त सैनिक और असैनिक जानकारी एकत्रित करते थे और उसे अपनी डायरी में लिखते थे। आगे चलकर अंग्रेज सरकार ने या कंपनी सरकार ने अंग्रेज सेनानायकों की उसी जानकारी का पूर्ण लाभ उठाया। अनेक अंग्रेज़ मराठी भाषा भी समझते और बोल सकते थे। दूसरी ओर मराठे अंग्रेज़ों के विषय में कुछ नहीं जानते थे और न ही उनके विषय में उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की। हम देखते हैं कि मैलिट ने सूरत में रहते समय सिंधिया तथा होलकर राज परिवारों के विषय में पूरी जानकारी कंपनी को भेजी। उनकी इसी गुप्तचर व्यवस्था की खूबी के कारण वे मराठों की सभी कमजोरियों से अवगत हो गए थे। नवा कारण मराठा राज व्यवस्था में जातिवाद। मराठों में कर्मकांड तथा भक्ति का बोलबाला था। पूना में रहने वाला पेशवा ब्राह्मण था, जबकि अन्य मराठा सरदार अन्य जाति के थे। बाजीराव द्वितीय ब्राह्मणों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति देता था और ये समझता था कि ये उसके पुण्य कर्म है। सर जादूनाथ सरकार ने मराठों की इसी जातिवादी व्यवस्था के ऊपर लिखा है कि ब्राह्मण मराठा पेशवा के मतभेदों के कारण राज्य शक्ति के हास में मराठे अंग्रेज़ों से पिछड़ गए। जादूनाथ सरकार ने लिखा है कि ब्राह्मण और मराठा मतभेदों के कारण मराठा साम्राज्य का हास हो गया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य की पराजय के ये कारण रहे।